हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग साविद्या एकेडमी में ये मोशन का लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये लेक्चर नंबर 1 है। और ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी जो है उसको तो उठाएंगे ही, और क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, जितना भी टॉपिक एनसीईआरटी का है उन सबको तो कवर करेंगे ही। साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक का बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल देते जाएंगे। आप ये वीडियो क्यों देखें, आप मेरा ही लेक्चर सीरीज को क्यों फॉलो करें? उसका बस एक रीजन है कि हर टॉपिक का आपको फील तो दिया ही जाएगा, साथ ही साथ एक बढ़िया एग्जांपल दिया जाएगा जिससे आपको एकदम एक बार में टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे जैसे लेक्चर आते जाएगा वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा कि मतलब कि कैसे कैसे हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, है ना, टॉपिक्स को। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का जो मोशन के अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डेफिनेशन और ये सब लिखवाएंगे। थ्योरी का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी दोनों साथ पैरेलली चलते जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मतलब फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? पहला टॉपिक हम लोग का वही है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कौवा है, ठीक है, जो कि उड़ रहा है, और ये दो लोग हैं, एक है सुरेश और दूसरा है रमेश। ये सुरेश और रमेश दोनों मिलकर इस कौवा को देख रहा है, लेकिन ये कौवा सुरेश के हिसाब से 10 किलोमीटर का दूरी पे है, और यही कौवा रमेश के हिसाब से 20 किलोमीटर का दूरी पे है। तो दोनों के हिसाब से ये कौवा तो यहीं पर है, मान लेते हैं कौवा रेस्ट पे, मान लेते हैं कौवा रुका हुआ है रेस्ट पे, लेकिन ये कौवा का जो डिस्टेंस है वो सुरेश के हिसाब से अलग है और रमेश के हिसाब से अलग है, और कौवा तो यहीं पर है। ठीक है, लेकिन दोनों का तो डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है क्योंकि दोनों का फ्रेम अलग अलग है। अगर रमेश के हिसाब से देखेंगे तो उसका आंसर 20 आएगा, सुरेश के हिसाब से देखेंगे तो उसका आंसर 10 आएगा। तो अगर हम कौवा का डिस्टेंस बोलेंगे कि कौवा 10 किलोमीटर पे है कि 20 किलोमीटर पे है, तो ये हमको बताना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में 10 किलोमीटर हम बोल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम 20 किलोमीटर बोल रहे हैं। अगर कोई आदमी मान लीजिए यहां खड़ा हो जाएगा, अगर कोई आदमी मान लीजिए यहां खड़ा हो जाएगा, तो इस आदमी के हिसाब से हो सकता है कि इसका डिस्टेंस थोड़ा अलग आएगा, हो सकता है इसको नजदीक दिखेगा, इसके हिसाब से 5 किलोमीटर आए। समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो मतलब अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस आएगा। तो जैसे मान लीजिए इस आदमी का नाम है राजू, तो इसका अलग आंसर आ रहा है, तो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। इसीलिए फिजिक्स में हम लोग को जरूरत पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि किसके हिसाब से आंसर कर रहे हैं। अगर वो बता दे तो हमको जस्टिफाइड हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं हम लोग, ताकि मेरा जो आंसर हो उसमें क्लियरिटी बन सके कि किसके रिस्पेक्ट में हम आंसर बता रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहां पर आपके लिए डिफिनेशन लिखा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। इट इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट यूज है, यहां पर लिखा हुआ यूज्ड टू होगा। ठीक है, यूज्ड टू, है ना, यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। जैसे यहां पर हम लोग देख लेते हैं पर्टिकुलर पॉइंट कौन कौन सा होगा। मान लीजिए कि हम लोग यहां पर लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ये तीनों पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है। इस तीनों पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट का जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि तीनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हम आपको बढ़िया वाला देते हैं। आइए एक बढ़िया एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगा ना। इसको हम, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए, कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है और किससे कहां पर है। जैसे रमेश से कहां पर है, सुरेश से कहां पर है, या फिर राजू से कहां पर है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि इसको और हम लोग थोड़ा इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं पी। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर लेते हैं पी पॉइंट, ये एक पॉइंट हम ले रहे हैं पी। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आपको पी पॉइंट दिख रहा है, ये इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, एक्स एक्सिस से आपको दिख रहा होगा कि ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे है। लेकिन अगर वाई एक्सिस से आप देखिएगा तो ये पॉइंट मान के चलिए 4 सेंटीमीटर पे है। तो दोनों एक्सिस से इस पॉइंट का दूरी अलग अलग है। तो अगर आप एक्स एक्सिस के फ्रेम के से देखिएगा, एक्स एक्सिस के फ्रेम से देखिएगा, तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का दूरी 2 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर वाई एक्सिस के फ्रेम से देखिएगा तो इस पॉइंट का दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर सर। तो मतलब दोनों पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव, दोनों एक्सिस के प्रोस्पेक्टिव से अलग अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि फ्रेम अलग अलग है। इसीलिए फ्रेम बताना जरूरी होता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, उसी हिसाब से आंसर बताइएगा इस पी पॉइंट का। जैसे मान लीजिए यहां पर जेड एक्सिस होता, मान लीजिए यहां पर जेड एक्सिस होता, मान लीजिए जेड एक्सिस होता, और आप जेड एक्सिस में यहां से देखिएगा, तो जेड एक्सिस के अबाउट से अगर आप देखिएगा तब तो डिस्टेंस का अलग आएगा। जेड एक्सिस ऐसे नहीं होता है भाई, समझना है पहले, जेड ऐसे नहीं होता है, जेड ऐसे होता है।
तो अगर z के हिसाब से देखिएगा तो z के हिसाब से कुछ ये डिस्टेंस आएगा, z के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहां पर जैसे ये z एक्सिस है मान लीजिए, और इस पॉइंट को यहां से मान लीजिए लोकेट कर रहे हैं, तो z के अबाउट अलग आएगा, ठीक है। हम ज्यादा इसमें नहीं डिटेल घुस रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो ये P पॉइंट 2 पे आ रहा है, इससे दोनों से अलग अलग आ रहा है क्योंकि दोनों फ्रेम अलग अलग है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी आप फिजिक्स वाला जो पीछे आपको समझाए वो फिजिक्स का एग्जांपल से भी आप समझ गए होंगे। फिजिक्स में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग यूज करते हैं अलग अलग चीज को जस्टिफाई करने के लिए। अब कहां इसका यूज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सर यूज कहां है फिजिक्स में? अभी जो पहले रेस्ट और मोशन है, जो टॉपिक है हम लोग का, मोशन हालांकि टॉपिक है लेकिन रेस्ट भी इसके साथ साथ चलेगा। तो ये जो हम लोग का टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, इसी में आपको ये फील हो जाएगा कि कैसे हम लोग ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, रेस्ट एंड मोशन को जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। सर क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा, आइए देखते हैं आप। तो यहां पर देखिए आप, जैसे हम यहां पर लिखे हैं रेस्ट एंड मोशन, ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। यहां पर पहले हम लोग बात करेंगे रेस्ट के बारे, फिर हम लोग मोशन पे आएंगे। तो अभी हम लोग पहले किसके बारे में बात करेंगे, रेस्ट के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर दो लड़का है, एक का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है सुरेश। एक का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है सुरेश, ठीक है, एक का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है सुरेश। अब ये रमेश और सुरेश मान लीजिए कि दोनों बेंच पे बैठा हुआ है, मान लीजिए दोनों का एग्जाम चल रहा है, ये दोनों का एग्जाम चल रहा है और ये दोनों बेंच पे बैठा है, रमेश भी बेंच पे बैठा है, सुरेश भी बेंच पे बैठा है। अब सुरेश और रमेश दोनों कुछ नहीं पढ़ के आया है, तो दोनों एक दूसरे को देख रहा है, रमेश देख रहा है सुरेश को, सुरेश देख रहा है रमेश को, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि रमेश जो है, जब वो हम यहां पर लिखे हैं, देखिए हम सुरेश को यहां पर ऑब्जर्वर माने। ऑब्जर्वर वो होता है जो कि ऑब्जेक्ट को देखता है, और जिसको हम लोग देख रहे हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, ऑब्जर्वर वो होता है जो कि देख रहा है, और जिसको वो देखता है, तो किसको देखता है, तो ऑब्जेक्ट को देखता है। ऑब्जर्वर उसको बोलते हैं जो कि देख रहा है, ठीक है, जो कि देख रहा है मतलब कि जो कि वैल्यूज लिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सुरेश है इसको हम माने हैं यहां पर ऑब्जर्वर, क्योंकि सुरेश देख रहा है, तो किसको देख रहा है भाई, तो रमेश को देख रहा है, तो रमेश को हम यहां पर क्या मान लिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो उसको देख रहा है। ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, पार्टिकल भी लिख सकते हैं, चलेगा वो भी, ठीक है। तो अभी यहां पर देखिए हम लिखे हैं अकॉर्डिंग टू सुरेश, क्योंकि सुरेश देख रहा है तो उसी के हिसाब से रमेश इज एट रेस्ट। सही बात है, रमेश रेस्ट पे है क्योंकि दोनों बेंच पे बैठा है, दोनों कुछ नहीं पढ़ के आया है, ठीक। अब आप ये बताइए कि अगर यहां पर स्कूल का प्रिंसिपल, मान लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल आता है, वो आकर के देखता है रमेश को, रमेश को हम लोग ऑब्जेक्ट माने हैं और स्कूल का प्रिंसिपल मान लीजिए ऑब्जर्वर है, वो आके देखता है रमेश को, तो रमेश उसको रेस्ट पे दिखाई देगा। हम अगर रमेश को देखते हैं, अगर हम रमेश को देखते हैं तो हमको भी रमेश रेस्ट, क्योंकि हमको बताया गया उसके बारे कि वो बेंच पे बैठा है, तो बेंच पे बैठा है तो भैया रेस्ट में होगा। तो दुनिया का कोई भी आदमी आके रमेश को देख ले, अगर रमेश बेंच पे बैठा है तो सबको वो रेस्ट पे दिखाई देगा। ये बात एकदम क्लियर है। यहीं पर ट्विस्ट आता है, ठीक है, यहीं पर ट्विस्ट आता है। सर ट्विस्ट क्या है इसमें, सर रमेश तो रेस्ट में है, हम यहाँ पर लिखे भी है सर, आप हाँ लिखे तो है, यहां देखिए आगे, ठीक है। अगर हम लोग रमेश और सुरेश को, अगर हम लोग रमेश और सुरेश को अगर हम लोग रमेश को, सुरेश को तो खैर छोड़ दीजिए, अभी हम लोग सुरेश को हटा देते हैं, ठीक है, अभी हम लोग हटा देते हैं सुरेश को, अभी हम लोग चलिए सुरेश को हटा देते हैं, अब रमेश को देखते हैं। अगर इसी रमेश को कोई एस्ट्रोनॉट देखेगा बाहर से, अगर इसी रमेश को कोई एस्ट्रोनॉट बाहर से देखेगा, ये मान लीजिए एस्ट्रोनॉट है, बाहर से देख रहा है, तो ये जो अर्थ है, रमेश कहां है, अर्थ के अंदर, ये क्या हम बनाए, दिस इज अर्थ, दिस इज नथिंग बट अर्थ, ठीक है, ये हम अर्थ बनाए। और अर्थ तो भैया घूमता है, अर्थ तो भैया मोशन में होता है, अर्थ तो भैया मोशन में होता है। तो अगर अर्थ को, अगर कोई एस्ट्रोनॉट रमेश को देखेगा तो अर्थ तो घूम रहा है, तो अर्थ के साथ साथ रमेश भी घूम रहा है, इसका मतलब रमेश इसको मोशन में दिखाई देगा, और बल्कि रमेश तो बेंच पे बैठा है। लेकिन हम यहां पर देखिए क्या ट्विस्ट किया, आपको समझ में आया ना जो हम बात बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं, खैर यहां पर हम ये चीज, ये बात लिख भी देते हैं, ठीक है, पीछे वाला स्लाइड में है ना। बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को हम ए लिख दे रहे हैं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट रमेश इज इन मोशन, रमेश भैया मोशन में। इससे ये समझ में आया कि जो रेस्ट है, रेस्ट पे अगर हमको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमको बताना पड़ेगा कि उसको हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर हम रमेश को देखते हैं सुरेश के रिस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पे दिखाई देगा, लेकिन अगर हम रमेश को देखते हैं एस्ट्रोनॉट के रिस्पेक्ट में, तो रमेश हमको मोशन में दिखाई देगा। मतलब ये जो रेस्ट होता है ये एक रिलेटिव टर्म है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम चलिए एक बार लिख देते हैं, मान लीजिए यहां पर बगल में चलिए हम लोग सुरेश को भी बना देते हैं, ठीक है,
और यहां पे एक हम फाइनल कंक्लूजन लिख देते हैं इसके बारे में। फिर हम लोग मोशन के बारे में भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि किसी को वो ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई दे रहा है तो किसी को कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी चल नहीं रहा है, अभी उसका एग्जांपल देते हैं, मोशन का हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। बाकी रेस्ट के बारे में यहाँ पर अभी हम डेफिनेशन लिखवाएंगे, यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखा है रेस्ट का, अभी हम लिखवाएंगे रेस्ट का डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एस्ट्रोनॉट जो है, एस्ट्रोनॉट के हिसाब से रमेश किस में है, एस्ट्रोनॉट के हिसाब से रमेश किस में है, रेस्ट में है, सॉरी मोशन में है, माफ करना भाई, मोशन में। लेकिन वही अगर हम लोग सुरेश के हिसाब से रमेश को देखेंगे तो किस में दिखाई देगा रमेश, रेस्ट में। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब मेरे लिए कुछ और है तो आपके लिए कुछ और है, डिपेंड करता है कि देख कहां से रहे हैं, और जब भी देख कहां से रहे हैं तब कब बात आता है तो मतलब कौन आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं दिस मीन्स ये इससे क्या समझ में आया, दिस मीन्स इससे समझ में आया, दिस मीन्स दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों रिलेटिव है, रिलेटिव टर्म्स। This means that rest and motion are relative term, that is it changes with respect to the observer। ऑब्जर्वर के हिसाब से ये चेंज होता है, रेस्ट एंड मोशन वाला जो चीज है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, रेस्ट आपको एकदम चमक गया होगा दिमाग में, रेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये बाकी रेस्ट के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मोशन। अब रेस्ट को ना एक बार डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक बार आइए रेस्ट को आपके लिए डिफाइन भी कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगा ना भाई, 9th क्लास का एग्जाम में डेफिनेशन तो आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार रेस्ट को डिफाइन करते हैं, रेस्ट के ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम एग्जाम्पल आपके लिए लिए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये है रमेश और ये है सुरेश, ठीक है। और ये दोनों बेंच पे बैठा है मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर तो रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि यहां पर ये जो रमेश है ये ऑब्जेक्ट है, रमेश को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो कौन है, ऑब्जर्वर है यहां पर सुरेश। तो सुरेश को हम लोग यहां पर मान लेते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन है भाई यहां पर, रमेश, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन बी ऑब्जेक्ट, समय के साथ रमेश बैठा है तो बैठा ही हुआ है, सुरेश उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, एक जरूरी चीज हम लिखना यहां पर भूल गए, एक मिनट, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, देन द ऑब्जेक्ट इज said to be at rest। अच्छा वहां पर रमेश को जितना लोग देख रहा था, अगल बगल से जितना लोग देख रहा, चाहे हम देखे, आप देखे, कोई भी देखे, प्रिंसिपल देखे, टीचर देखे, कोई भी आके देख ले, सबको रमेश किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। सबको रमेश किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। इसका मतलब ये है क्लियरली, यहां पर हमको एक और चीज लिखना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग जितना है रमेश के अगल बगल सराउंडिंग जितना है सबके हिसाब से वो रेस्ट में दिखा देगा, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जितना है उसके अगल बगल वो सब उसमें किसमें दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं मोशन के बारे में, ये तो रेस्ट के बारे में बात था, अब मोशन का बढ़िया एग्जांपल लेते हैं और उसको बात करते हैं, ठीक है। आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखना है मोशन, नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना है मोशन, ठीक है। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखना है मोशन।
क्या है भैया मोशन, क्या है भैया मोशन, आइए बात करते हैं। ठीक है, आइए मोशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे यहां पर इसका पहले एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, बिना एग्जांपल का कोई डेफिनेशन नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से आप, जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि ये एक रास्ता है, ठीक है, और यहाँ पर एक बढ़िया गाड़ी है जो कि इस तरफ जा रहा है, ये एक बढ़िया गाड़ी है जो कि इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है v स्पीड से। इस गाड़ी का चलने का स्पीड कितना है, v स्पीड से इस तरफ जा रहा है, ठीक। और इसमें दो लोग बैठा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर पीछे में एक लड़की बैठी है सर, पीछे में एक लड़की बैठी है मान लेते हैं, ठीक है, ये उसका बाल है, और यहाँ पर मान लेते हैं एक बालक बैठा है जो ये गाड़ी चला रहा है, ठीक है, ये एक बालक बैठा है, 9th क्लास का है ये भी, ठीक है, ये गाड़ी चला रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये दोनों, इसका हम नाम रख देते हैं रमेश, ये है रमेश, और इसका हम नाम रख देते हैं एंजल प्रिया। वाह सर, नया नाम, एंजल प्रिया, एंजल प्रिया नाम रख देते हैं, ठीक है। और अब है क्या, सीन क्या है कि यहां पर बाहर में एक आदमी है, अब आप नाम जानते होंगे उसका, क्या है सर, क्या नाम है भाई, सुरेश। इसका काम ही क्या है सुरेश का, पढ़ता लिखता तो है नहीं, ठीक है, सुरेश। और ये सुरेश है रेस्ट पे खड़ा है, रोड में है ना, ये रोड पे खड़ा है सुरेश, ठीक है, ये सुरेश है ना, ये रोड में खड़ा है सुरेश। और ये सुरेश जो है ये दोनों को देखता है, ठीक है, ये जो सुरेश है ये दोनों को देखता है। सर दोनों को किसको, एंजल प्रिया को और रमेश को, ठीक है। अभी पहले हम एंजल प्रिया और रमेश के बारे में कमेंट करना चाहेंगे। कमेंट ये है मेरा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एंजल प्रिया ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एंजल प्रिया है वो क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है, तो रमेश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहां पर हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो रमेश है उसको हम मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग एंजल प्रिया के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो रमेश उसको किस में दिखाई देगा, मोशन में। अगर हम लोग एंजल प्रिया के हिसाब से देखेंगे रमेश को, मान लीजिए गाड़ी का स्पीड है, गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर एंजल प्रिया रमेश को देखती है तो रमेश तो मोशन में दिखाई देगा कि रेस्ट में दिखाई देगा। अभी तो सर आप मोशन बोल रहे थे, मोशन में दिखाई नहीं देगा। रमेश और एंजल प्रिया दोनों गाड़ी के अंदर है, तो दोनों जब गाड़ी के अंदर है तो एंजल प्रिया सोचोगी अरे यार रमेश तो मेरे सामने बैठा है, टाइम बीतते जा रहा है, टाइम बीतते जा रहा है, रमेश तो मेरे सामने बैठा है, टाइम बीतते जा रहा है, रमेश तो मेरे सामने बैठा है। तो मतलब एंजल प्रिया को ऐसा लगेगा कि रमेश रेस्ट में है, रमेश रेस्ट में है। लेकिन वही अगर बाहर में जो सुरेश है, ये अगर इस गाड़ी को ऐसे पार होते हुए देख लिया, तब तो रमेश इस सुरेश को मोशन में दिखाई देगा। एग्जैक्टली क्योंकि वहां पर सुरेश जैसे खड़ा है, सुरेश के सामने से गाड़ी पार हो रहा है, तो सुरेश के सामने से जब गाड़ी पार हो रहा है तो सुरेश को ऐसा लगेगा कि जो रमेश है वो तो मोशन में है। लेकिन एंजल प्रिया को तो लग रहा है जो रमेश है वो रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों का फ्रेम अलग अलग है। इसीलिए हम कह रहे थे आपको कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही यहां पर सारा डिस्कशन होता है। तो यहां पर एक चीज हम लिखे, अब देखिए नेक्स्ट हम यहां पर लिख देते हैं जो अभी दूसरा बात आपको हम बोले, एकदम क्लियर होगा, चमका होगा भाई, है ना। कमेंट करके जाना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो यहां पर हम नेक्स्ट लिखेंगे, ये तो एंजल प्रिया के बारे में बात हुआ। अब हम लोग लिख लेते हैं सुरेश को ले लेते हैं। अभी हम लोग मान लेते हैं सुरेश को मान लेते हैं ऑब्जर्वर, सुरेश को ऑब्जर्वर मान लेते हैं। और ये जो रमेश है, ये जो रमेश है इसको हम लोग मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, रमेश को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग ये वाला देखें, अगर हम लोग एंजल प्रिया के हिसाब से देखें तो ये जो मेरा रमेश है जो कि ऑब्जेक्ट है वो किस में दिखाई देगा, जो मेरा रमेश है जो कि ऑब्जेक्ट है वो किस में दिखाई देगा, रेस्ट में, क्योंकि एंजल प्रिया के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन अगर वही हम लोग ये सुरेश के हिसाब से देखेंगे रमेश को, तो रमेश किस में दिखाई देगा, मोशन में। तो ये दोनों रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। किसी को रमेश जो है वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, एंजल प्रिया को रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसको मोशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों का फ्रेम अलग अलग है। तो फिर से हम वही बात बोलेंगे, रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव मतलब किसके हिसाब से देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या होता है, फिक्स। रमेश का जो मोशन है, रमेश जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स नहीं है, किसके हिसाब से हम रमेश को देखना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। गाड़ी के अंदर बैठ के देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पर अब मोशन को एक बार डिफाइन करते हैं इजी वे में, ठीक है, इजी लैंग्वेज में मोशन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो आप लिखिए मोशन का डेफिनेशन जो भी आपको बोल रहे थे, ठीक है। मोशन का मतलब होता है वही चीज कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो गाड़ी है ये आगे चलते जा रहा है, ये आगे चलते जा रहा है, और जब सुरेश देख रहा है कि गाड़ी आगे जा रहा है तो रमेश उसको मोशन में दिखाई दे रहा है। क्यों मोशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय के साथ रमेश आगे चलते जा रहा है। तो रमेश का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, समय के साथ, समय के साथ रमेश आगे चलते जा रहा है। तो सुरेश के हिसाब से इसीलिए रमेश किसमें है, मोशन में है, क्योंकि टाइम के साथ रमेश अपना
टाइम के साथ रमेश अपना पोजीशन बदल रहा है। क्लियर है एकदम? ओके, चलिए हम लोग यहां पर अभी लिखते हैं उसको डेफिनेशन को, ठीक है। तो यहां पर मोशन के बारे में आपको क्या लिखना है कि व्हेन दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर हम लोग किसको मान रहे थे? रमेश को। व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes with respect to time then the object is said to be in motion तब ऑब्जेक्ट को हम लोग किसे बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि उसका टाइम के साथ उसका जो पोजीशन है वो बदल रहा है। When the position of object changes with respect to time, then the object is said to be in motion. और ये ऑब्जेक्ट और ये कौन डिसाइड कर रहा है? ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर यहाँ पर हम लोग किसको ले रहे हैं? ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ना, ये बार देखिए एग्जांपल के साथ इसलिए हम चल रहे हैं। यहाँ पर ये सुरेश देख रहा है रमेश को, तब ना वो मोशन में दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ये कौन होगा? ये सुरेश होगा, ठीक है। समझ आया होगा आपको मोशन का डिफिनेशन? तो आप मोशन में रमेश सुरेश मत लिख दिया एग्जाम में, वो नहीं लिखना एग्जाम में, ये तो बस समझाने के लिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एक कंक्लूजन अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं रेस्ट और मोशन के बारे, ठीक है। आइए कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। आइए कंक्लूजन देखते हैं हम लोग रेस्ट और मोशन का, जल्दी से कंक्लूजन देखते हैं, आइए हम लोग, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कंक्लूजन यही है, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स कहने का मतलब क्लियर? रिलेटिव मतलब कि मेरे लिए अगर कोई रेस्ट पे होगा ऑब्जेक्ट, तो जरूरी नहीं कि आपके लिए भी वो रेस्ट पे हो सकता है आपके लिए वो मोशन पे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा और एग्जांपल, वो ट्रेन वाला बहुत लीनियंट एग्जांपल हो गया है कि ट्रेन में जब आप देखते हैं तो ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन आपको मोशन में दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ है उसको वो रेस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में कोई आदमी उसके अंदर है तो वो उसको रेस्ट में दिखता है, ठीक है। ट्रेन वाला बहुत लीनियंट एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखते हैं कि द ऑब्जर्वेशन, जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। किसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं? रमेश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सुरेश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, या फिर एंजल प्रिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं? यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना रमेश को, तो रमेश को किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या फिर इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? उससे हम लोग डिसाइड होता है बात, ठीक है। उससे हम लोग का बात मेन डिसाइड होता है। तो द ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं वो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं वो बात है, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म होता है। एब्सोल्यूट टर्म कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, सॉरी, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है क्योंकि ये रिलेटिव है। क्योंकि एब्सोल्यूट कहने का मतलब वो होता है जो कि फिक्स होता है, जो रिजल्ट फिक्स होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, जिसको चेंज नहीं कर सकते, जो सबके लिए सेम होगा जो वैल्यू, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन रेस्ट और मोशन तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग है। तो यहां पर हम लिख देते हैं रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। एब्सोल्यूट उसको बोलते हैं जिसका ऑब्जर्वेशन फिक्स होता है, रेस्ट और मोशन तो अलग अलग आदमी के हिसाब से अलग अलग है, इसलिए रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। रेस्ट एंड, और यहां पर देखिए इसलिए ये कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है? ये रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है किस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर कौन है। यहां पर लिख देते हैं हम, हिंदी में लिख देते हैं ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर कौन है उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है उस पर डिपेंड कर रहा है ये बात, ठीक है। एकदम कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा आपको? हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे नया टॉपिक का अपना, ठीक है, जो कि है आपका फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आपको नेक्स्ट लिखना है फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एकदम आराम से समझेंगे, बढ़िया एकदम फील दिलाएंगे आपको फिजिकल क्वांटिटी का, देखते जाइए आराम से। ठीक है, तो यहां पर लिखना है आपको, हेडिंग लिखना है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सिंपल है, फिजिक्स का क्वांटिटी। फिजिक्स का जो क्वांटिटी होता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका सिंपल जल्दी से हम लिखते हैं, दोज क्वांटिटीज, आपको साथ में लिखना है, फिर हम समझा भी देंगे, बढ़िया एग्जांपल देंगे, एकदम बढ़िया एग्जांपल। दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can be measured, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एग्जांपल 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 एग्जांपल, जैसे कि मास, मास आप मेजर कर सकते हैं कि नहीं, कितना किसी का भार है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मतलब फिजिक्स का क्वांटिटी हुआ। इसका एग्जांपल है मास। दूरी नाप सकते हैं कि नहीं, दूरी मतलब लेंथ, लेंथ, और बहुत सारा होता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, बहुत सारा होता है। तो अभी हम बस इतना ही आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, अब बस जो लीनियंट एग्जांपल है वही अभी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी हो सकता है, हाँ, वेलोसिटी भी आप ले सकते हैं, वेलोसिटी, टाइम, ये सारा हुआ, ईटीसी में आप कुछ भी ले सकते हैं। वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, सब सब आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी, टाइम, ये सारा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये सब मेजर हो सकता है। जो क्वांटिटी यार मेजर हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोन जो है, इसका जो लंबाई है, उस जो लेंथ इसका नाप सकते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ। हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छा है, फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देखिए अब लिखिए नेक्स्ट, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भैया? वो क्वांटिटी जो मेजर नहीं हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल, जो क्वांटिटी मेजर नहीं हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फिजिकल, है ना। बहुत सिंपल एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका बहुत बढ़िया बढ़िया है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजर नहीं हो सकता है। जैसे कौन मेजर नहीं हो सकता भाई? लव, प्यार, प्यार इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, अगर आपका गला बहुत ये हो गया है, मतलब सूख गया है, गला बहुत सूख गया, तो कितना सूखा है मेजर नहीं हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं लव। प्यार मोहब्बत कितना है वो मेजर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप बोलते हैं आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, तो कितना थक गया हूं, है ना, कितना थक गया हूं, मेजर नहीं हो सकता है। तो ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो हुआ जो मेजर नहीं हो सकता है ना, दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजरेबल। बस उसका बस एक फील होता है कि हाँ भैया थक गए हैं, तो कितना थक गए हैं तो उसका कुछ पता ही नहीं। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो कितना प्यार करते हैं भाई, पता ही नहीं। ठीक है, उसको मेजर थोड़ी करके बता देंगे कितना करते हैं, बस वही बात है। दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैनॉट बी मेजर्ड, विच cannot be measured, जो मेजर नहीं हो सकता है। अब भैया जो क्वांटिटी मेजर ही नहीं हो सकता है उसके लिए तो फिजिक्स में उसका डिस्कशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके बारे में फिजिक्स में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा पसंद करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करना। हम लोग फिजिक्स में हमेशा किसके बारे में बात करना पसंद करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, क्योंकि यही मेजरेबल होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, आपको स्कूल में हो सकता है पढ़ाया भी होगा। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ सर, स्केलर, वेक्टर, अब यही दोनों क्वांटिटीज को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो टाइप का क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके, है ना। ये दो टाइप आप सुने भी होंगे शायद, स्केलर, वेक्टर। तो अभी हम एक बढ़िया एग्जांपल आपको देते हैं, है ना, स्केलर का और वेक्टर का एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, फिर हम लोग डेफिनेशन ये सब लिखेंगे। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल देखिए इसका, स्केलर क्वांटिटी का पहले। ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है,
एकदम जबरदस्त एग्जांपल, मतलब एकदम फील आ जाएगा उसको आपको वो एग्जांपल्स देख के, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या है स्केलर क्वांटिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर रमेश है, रमेश। अब ये जो रमेश है, ठीक है, इसका मास है मान लीजिए 80 केजी। तो हम जैसे बोले रमेश 80 केजी का है, तो इसका मतलब है कि रमेश का जो मास है, रमेश का जो मास है दैट इज 80 केजीज, ठीक है। अगर हम बोले रमेश 80 केजी का है, इसका मतलब जो रमेश का मास है वो कितना है, 80 केजी। 80 केजी का रमेश, इसका मतलब उसका मास कितना है, 80 केजी। बहुत बढ़िया। तो मतलब कि ये इसका कोई डायरेक्शन होगा कि रमेश का मास 80 केजी किस तरफ है, रमेश का मास 80 केजी किस तरफ है, उसका कोई दिशा तो नहीं होगा, कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। कोई डायरेक्शन तो उसका नहीं होगा कि रमेश का मास 80 केजी किस तरफ है। बहुत बढ़िया। तो वही हम यहां पर लिख देते हैं कि इसमें मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, वैल्यू तो है ना 80, तो ये जो 80 हम लिख रहे हैं ना 80, यही इसका वैल्यू है। तो वो जैसे तो मास जो है वो स्केलर का एग्जांपल हो, तो वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जिसका सिर्फ वैल्यू हो और एक एसआई यूनिट भी हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से काम नहीं चलेगा, यूनिट भी होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो है, साथ ही साथ यूनिट भी है कि केजी। तो ये केजी से मालूम चला, अच्छा सर मास के बारे में बात कर रहे हैं। अगर खाली हम 80 80 80 80 80 80 बोलते रहते तो कुछ समझ में आता, कुछ भी समझ नहीं आता। सर 80 क्या है, 80 तो हम बोलते 80 केजी, तब समझ आता ओहो मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो यूनिट है और जो मैग्नीट्यूड दोनों मिलकर बताता है स्केलर क्वांटिटी के बारे में, क्योंकि हम क्वांटिटी बोल रहे हैं तो खाली मैग्नीट्यूड से नहीं, यूनिट भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम बात हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, बढ़िया एग्जांपल देते हैं इसका, उसके बाद हम दोनों को डिफाइन करेंगे अच्छे से, ठीक है, डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। मतलब कि वो क्वांटिटी जिसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। जैसे कैसे होता है शादी करने के लिए, शादी करने के लिए लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, ऐसे ही, ठीक है। तो खैर मजाक कर रहे थे, आइए हम लोग ट्रेंडिंग मुद्दे पे। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सरफेस है और ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m और ये मास को हम मान लेते हैं कि ये 100 केजी है, 100 केजी का ये ब्लॉक है, ठीक है। कितने केजी का है, 100 केजी का। अब यहां पर एक आदमी खड़ा है, इसका नाम है सुरेश। इसका क्या नाम है, सुरेश, ठीक है। ये तेरे जैसे दिखता है, सुरेश तेरे जैसे दिखता है, ठीक है। ये सुरेश है और ये सुरेश इसको ढकेल रहा है। अब यहां पर उसकी एक दोस्त है ना, उसकी एक दोस्त है जो कि 9th क्लास में है, ठीक है। और वो यहां पर खड़ी है और इसकी दोस्त का नाम है एंजल प्रिया। क्या है इसकी दोस्त का नाम, एंजल प्रिया, ठीक है। अब एंजल प्रिया इस एकदम ब्लॉक के बहुत पास में है, ठीक है, बहुत नजदीक है इससे। अब और ये ब्लॉक का जो मास है बहुत भारी है, 100 केजी का ब्लॉक है। तो अगर ये जो सुरेश है, अगर ये सुरेश इसको इस तरफ ढकेल देता है तब तो एंजल प्रिया का हालत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर ये सुरेश इसको अपने तरफ थोड़ा खींचता है तो उतना कोई नुकसान नहीं होगा, उतना कोई नुकसान नहीं होगा। तो मतलब सुरेश को ये मतलब इस सुरेश इस पे फोर्स लगाना चाहता है बेसिकली, लेकिन फोर्स ये उधर लगाएगा, मतलब इस तरफ लगाएगा फोर्स या अपने तरफ लगाएगा, वो तो उसको बताना पड़ेगा। सुरेश बोल रहा है कि हम इसको 50 न्यूटन से फेंकेंगे, मतलब ये ब्लॉक को हम घसीटेंगे 50 न्यूटन से। सुरेश क्या बोल रहा है कि इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाएंगे 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का। तो न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट होता है। तो 50 न्यूटन का ये इस तरफ लगाएगा या इस तरफ लगाएगा, वो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उस तरफ लगाएगा या इस तरफ लगाएगा। तो मतलब जब भी हम लोग फोर्स का बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि डायरेक्शन किधर होगा उसको अप्लाई करने का। इसीलिए फोर्स कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू तो है, वैल्यू तो है 50 और यूनिट भी है, वैल्यू तो है ही 50 और यूनिट भी है, लेकिन डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि उधर ढकेलेंगे या अपने तरफ खींचेंगे। सुरेश को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ये जो मास था ये तो सिर्फ स्केलर था क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स टाइप ऑफ क्वांटिटी होगा वो तो कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। क्लियर, एकदम कोई डाउट नहीं ना सर। यहां पर हम लिख देते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, फोर्स, फोर्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। तो इसमें क्या क्या जरूरी था, जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें क्या क्या जरूरी था। स्केलर क्वांटिटी का जब हम लोग बात कर रहे थे तो स्केलर क्वांटिटी में हम लोग को यूनिट चाहिए था, यूनिट हम लोग को इंपॉर्टेंट था। ये आप लिख सकते हैं की पॉइंट्स करके, एसआई यूनिट, यूनिट मतलब एसआई यूनिट या कोई भी यूनिट, सीजीएस यूनिट भी चलेगा, ठीक है। यूनिट और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्लियर होना चाहिए। ये जो वैल्यू लिखते हैं ना, ये वैल्यू, ये मैथमेटिकल वैल्यू जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो मैथमेटिकल वैल्यू लिखते हैं उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम लोग बात करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी का, जब ये तो स्केलर, ये तो फोर्स यहां पर लिख देते हैं, ये इसको, ये किसके बारे में सोच रहा है, फोर्स के बारे में। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, यहां पर वेक्टर का हम लिख देते हैं। जब हम लोग बात करते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट तो होना ही चाहिए, यूनिट तो है ही भैया, है। यूनिट के साथ साथ मैग्नीट्यूड तो होना ही होना चाहिए, बिना मैग्नीट्यूड का तो कुछ पता नहीं चलता है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और
यूनिट भी होना चाहिए। और एक चीज है डायरेक्शन, डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा चीज का जब हमको कॉम्बिनेशन मिलेगा तब जाके मेरा काम हो पाएगा वेक्टर क्वांटिटी का। चलो चलिए हम उसको डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। आइए डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, आइए डेफिनेशन लिखते हैं। तो अब देखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन इसका, ठीक है। इस तरफ हम ले लेते हैं इस तरफ हम पहले स्केलर क्वांटिटी का आपको लिखवा देते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का पहले डेफिनेशन लिख। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का है, स्केलर वेक्टर, तो स्केलर का लिखवा देते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होता है दोज क्वांटिटीज in which those quantities in which the unit and magnitude यूनिट भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों को जिसमें इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड आर स्पेसिफाइड, यूनिट और मैग्नीट्यूड जिसमें स्पेसिफाई करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दोज क्वांटिटीज in which the unit, direction and magnitude तीनों होना चाहिए, यूनिट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर स्पेसिफाइड, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक एकदम चमक गया होगा भाई। चल ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, यहां तक क्लियर होगा एकदम। नेक्स्ट अब हम लोग स्केलर वेक्टर एकदम क्लियर, कोई चमक गया होगा बात। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा? अच्छा स्केलर वेक्टर का एग्जांपल हम नहीं लिखे ना, एग्जांपल बता देते हैं आपको, आइए, ठीक है। स्केलर वेक्टर का एग्जांपल बता देते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इसका एग्जांपल क्या कहोगे, जैसे कि लेंथ जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और मास, वजन भी स्केलर होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसका। टाइम भी स्केलर है, ठीक है। बाकी आप ईटीसी एक्सेट्रा और बहुत सारा जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल पे हम लोग आते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेलोसिटी वेक्टर है आएंगे भाई, उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके चलेंगे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज भी डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद वेलोसिटी के बाद और क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन और भी होता है, ठीक है। और भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स का एग्जांपल लिए थे, ईटीसी। ज्यादा भी हम नहीं लिखवा रहे क्योंकि अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं इसलिए, ठीक है। आपको धीरे धीरे करके समझ में आते जाएगा। ये एक्सेलरेशन लिखे हैं हम, ठीक है, दिस इज कुछ नहीं तो एक्सेलरेशन लिखे हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइए, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा एकदम, कोई डाउट नहीं होगा ना सर? कोई डाउट नहीं सर, ओके। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका है, ये स्केलर वेक्टर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आगे थोड़ा डिटेल में जाने वाले हैं और अब हम लोग बात करेंगे जो मेरे पास डिफरेंट टर्म्स होता है। डिफरेंट टर्म्स मतलब जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब भी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना। उसके बाद फिर आपका स्पीड, वेलोसिटी, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो पहला डिस्कशन एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे अभी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको हेडिंग लिखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर ऐसे करके हम लोग जाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे, ऐसे करके सबको कंपेयर करते जाएंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए पहले बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस का, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा, अभी जो प्योरली जो भी डिस्कशन करेंगे वो डिस्टेंस का करेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे, ठीक है। पहले डिस्टेंस का करेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे। आपको हेडिंग डालना है पहले डिस्टेंस, हेडिंग डालना है डिस्टेंस,
डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। डिस्टेंस तो बहुत आसान है ना, आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जल्दी से बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका स्कूल है, और यहाँ है आपका घर, ठीक है। ये स्कूल है और ये आपका घर है। अब यहाँ से आप ऐसे चलते हैं भैया, घूम घाम के ऐसे सीधा जा सकते हैं, हाँ, या तो ऐसे घूमते घामते एकदम ढीलते डोलते यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये 3 तरीका है जाने का, ऐसे जा सकता है, ठीक है, ऐसे स्कूल से घर तक। तो डिस्टेंस का, अच्छा नपता किसमें? डिस्टेंस, डिस्टेंस जनरली जो नपता है, नपाई जो होता है डिस्टेंस का, वो होता है इसमें, मीटर में, है ना। मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर में नाप सकते हैं, ये सारे में आप डिस्टेंस को नाप सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब कितना दूरी चले हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब कितना दूरी चले हैं। डिस्टेंस का मतलब सिंपल क्या है? पाथ लेंथ मतलब कितना दूरी चले। तो यहां पर हम लिखते हैं डिस्टेंस is distance is the path length traveled। पाथ लेंथ का मतलब कुछ नहीं भैया, दूरी है, ठीक है। अच्छा इसको मान लेते हैं फर्स्ट पाथ, इसको मान लेते हैं सेकंड पाथ, और ये मान लोगे थर्ड पाथ। आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि पहला पाथ का दूरी बराबर नहीं है दूसरा पाथ के, बराबर नहीं है तीसरा पाथ के, तीनों पाथ का दूरी अलग अलग है। हाँ ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। तो डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला है, मतलब कितना दूरी चला है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और कि डिस्टेंस स्केलर है। स्केलर कैसे? क्योंकि डिस्टेंस को बस हम नाप रहे हैं, दूरी कितना है भैया। जैसे अगर आपको पता है कि, आपको पता होगा कि ये जो तीसरा पाथ है उसका दूरी बहुत बड़ा आएगा, दूसरे वाले का छोटा आएगा। नहीं दूसरे वाले का नहीं, एक मिनट, पहले वाले का छोटा आएगा, और सबसे छोटा किसका आएगा? दूसरे वाले का। दूसरे वाले तो सीधा है ना, सबसे छोटा किसका आएगा? दूसरे वाले का, ठीक है। सबसे छोटा किसका आएगा? दूसरे वाले का। तो मतलब डिस्टेंस एक नपाई है बेसिकली, कि कितना दूर से किधर चले। हाँ स्कूल से घर यहाँ जा रहे हैं, स्कूल से घर यहाँ जा रहे हैं। थोड़ा और एग्जांपल हम देते हैं आपको, तब समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि अच्छा अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि आपका डिस्टेंस कितना होता है, अब जब घर से निकलते हैं स्कूल की तरफ, तो आपका डिस्टेंस कितना होता है? मान लीजिए कि घर से स्कूल का दूरी है 20 किलोमीटर, यहाँ पर स्कूल है और ये घर है, इन दोनों के बीच का दूरी मान लेते हैं 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो आप स्कूल से घर जब चलते हैं तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होता है? सोच के बताइए। अब जब स्कूल से घर चलते हैं तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होता है? बताइए सोच करके। तो उसका आंसर ये है कि जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो स्कूल से घर ऐसे जाते हैं, उसका जैसे वापस भी तो आते हैं, तो जाने और आने दोनों का तो काउंट हो रहा है ना यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जैसे स्कूल है और ये घर है, तो जाने का भी है, जाने का मान लीजिए 20 किलोमीटर और आने का 20 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 किलोमीटर। तो क्योंकि जाना और आना दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल। अभी थोड़ा और फील दिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को एकदम सिंपली भी हम समझा सकते हैं आपको एक लाइन में। आइए पहले एक लाइन में समझते हैं, आइए एक लाइन में समझाते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप पहले थे क्लास, मान लीजिए कि आप पहले थे क्लास 10 में, ठीक है, आप पहले थे क्लास 10 में, हैं क्लास 10 में थे, और आप मान लीजिए आगे चल के मान लीजिए आगे जाके आप ये आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। आजकल तो सब यही कर रहा है, सब यही पाथ में फॉलो कर रहा है ना। मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो सबको तो लग रहा होगा अच्छा तू पहले, जब मान लीजिए आपसे आपका टीचर पूछेगा कि अभी तू क्या कर रहा है, तो आप बोलिएगा कि अभी तो हम आईएएस बन चुके हैं। हाँ तो आप अपना जो दूरी बताइएगा, वो टीचर यही सोचेगा कि पहले हम जब इसको पढ़ाते थे तो ये 10th में था, अभी आईएएस बन गया, तो वो देखेगा कि ये पाथवे फॉलो किया होगा। लेकिन आपको पता है कि पाथवे ऐसा छोटा तो नहीं होगा, आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा, कितना मेहनत करना पड़ा होगा, बहुत लंबा चौड़ा पाथ लेना पड़ा होगा, कहां कहां नहीं, वापस आके कितना मेहनत करके तब जाके ये पाथ चलना पड़ा होगा, ठीक है। बहुत मुश्किल से आप यहां तक पहुंचे हो। लेकिन आपसे जब कोई पूछता है तो आप बोलते हैं कि भैया हम 10th में, मतलब आपका जो टीचर पूछा तो टीचर बोला पहले तुम 10th में था, अभी आईएएस बन गया। ये छोटा सा पाथ वो देखता है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ देखता है, क्योंकि तो वही चीज है कि, तो इसलिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप तो बहुत लंबा मेहनत किए हैं तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन सच्चाई एक और चीज है कि ये भी एक टाइप का नपाई है, और ये जो लंबा वाला पाथ है ये भी एक टाइप का नपाई है, तो हम दोनों को डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये और कुछ नहीं, तो डिस्टेंस का एक स्पेशल केस है। डिस्टेंस का मतलब क्या है? दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब क्या है? दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सबसे छोटा दूरी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एस से लेके जी तक के बीच में ये जो सेकंड पाथ है उसका यूनिक दूरी है,
बाकी तो आप हो सकता है इसे भी चल सकते हैं, इसे भी घूम घाम के, ये फोर्थ पाथ हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा दूरी कौन सा होगा? ये वाला। सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला। सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला। तो इसको हम बस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, सेकंड पाथ को। सेकंड पाथ को ही बस क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और जैसे यहां पर आपको एग्जांपल दिया, आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला एग्जांपल, ठीक है? ये वाला एग्जांपल आपका जब भी कोई आपसे पूछता है ना कि अभी अभी आजकल क्या कर रहे हो, तो सब आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछता है कि तू पहले ऐसा था, अभी क्या कर रहा है, तो सब आपसे डिस्प्लेसमेंट का बात करता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये पाथ ले रहा होगा। लेकिन आप तो बहुत मेहनत करते हैं, मतलब आप जीवन में डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन सब सोचता सिर्फ किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे थोड़ा बहुत एग्जांपल। अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी एक से मेरा क्वेश्चन है आपसे, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है? अभी मेरा एक क्वेश्चन है, तो अगर आप यहां से जैसे स्कूल से घर तक गए हैं, जैसे मान लीजिए यहां से आप स्कूल से घर तक गए, आपका डिस्टेंस क्या हो गया स्कूल से घर तक? ये 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर आए, तो आने का भी जाने का भी दोनों ऐड होगा। तो अगर आपसे हम पूछेंगे टोटल, मतलब डिस्टेंस पूछेंगे, तो आप बोलिएगा 20 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछेंगे आपसे तो क्या बोलिएगा? 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ठीक है? ये आपका डिस्टेंस हो गया, 20 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वांटिटी को हम लोग बस ऐड किए जा रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं सिंपली, माइनस प्लस, नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस, कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा ये ऐड होता है। कितना दूर आप चल रहे हैं उसको हमेशा हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसको हम लोग हमेशा ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है भाई, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है, ठीक है? अच्छा, यहां तक समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए एक और चीज ध्यान से, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्टेंस के ही बारे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, आपको एक चीज यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट यहां पर लिख लेते हैं। एसआई यूनिट इज मीटर। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर। मीटर में नापते हैं इसको बेसिकली हम लोग, ठीक है? तो ये हो गया सारा बात किसके बारे? डिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट यहीं पर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है? नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? सोच के बताइएगा, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? चलिए अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जब भी हमको किसी के बारे में बताना होता है, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फील आपको हम दिलाते हैं। पहले तो बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इससे अलग वेक्टर क्वांटिटी कैसे है थोड़ा बताते हैं आपको। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये स्कूल था और ये घर था, तो जब आप ऐसे करके जा रहे थे और ऐसे करके जा रहे थे और ऐसे ऐसे करके जा रहे थे, तो आप डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसको बोल रहे थे? ये वाले को। उसका डायरेक्शन हो ना कि भैया ऐसे ही जाइएगा तो ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे ही जाइएगा, यही वाला रास्ता को लीजिएगा तो ही डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन जस्टिफाइड है कि कौन सा रास्ता लेना है। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज की, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, ये और ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का अगर डायग्राम है, कुछ अगर इस टाइप का डायग्राम है, ये स्कूल है और ये घर है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे करके चलते हैं, हाँ, और ऐसे करके चलते हैं और ऐसे करके चलते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी पाथ अभी तक डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इन तीनों में से कोई भी पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये वाला जो पाथ होगा, डायरेक्ट जाने वाला, स्ट्रेट जाने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल केस है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट एक स्पेशल केस है डिस्टेंस का, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है। देखिए लिख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक जरूरी चीज यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक जरूरी चीज यहां पर, जैसे हम मान लेते हैं कि ये वाला पाथ नंबर 1 है, ये पाथ नंबर 2 है, ये पाथ नंबर 3 है और ये पाथ नंबर 4 है। ये 4 पाथ है। अब अगर आपसे हम पूछेंगे कि ये वाला जो डायग्राम है इसमें डिस्टेंस क्या क्या है, तो आप बोलिएगा सर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का तो मतलब दूरी होता है। सर ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। तो डिस्टेंस में तो ये पाथ नंबर 4 भी आ जाएगा, पाथ नंबर 1 भी आ जाएगा, पाथ नंबर 3 भी आ जाएगा और पाथ नंबर 2 भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, अगर आपसे हम पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप बोलिएगा सर पाथ नंबर 1, सर पाथ नंबर 1, ठीक है? पाथ नंबर 1। एक और जरूरी बात इसी से समझ में आया
कि स्कूल से घर तक जाने से सिर्फ हमको मतलब है, और अगर स्कूल से घर यहां ऐसे लिखा है कहीं पर तो पाथ हमको बनाना भी नहीं है। अरे रास्ता हमको बनाने का, हमको कोई पूछेगा स्कूल से घर तक का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो हम ये खींच देंगे। अच्छा एक सच्चाई आपको पता है, आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट का ही बात करते हैं। यहां से वहां तक जाने का दूरी कितना होगा, तो आप हमेशा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, इतना तुमको वहां यहां से वहां तक जाने में लगेगा। तो क्योंकि आप हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेना चाहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहते हैं, तो हम लोग हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, तो आप देख लीजिए कि शुरुआत कहां है, शुरुआत मतलब इनिशियल, और देख लीजिए पहुंचना कहां है, और उन दोनों को खींच दीजिए। तो जो सीधा लाइन से जो मिलेगा ना, स्ट्रेट लाइन से, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए मतलब कि एक जरूरी बात समझ में आया कि ये शुरुआत पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन था, उसमें से लाइन खींच दिए तो हमको मालूम चल गया कि ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल कौन सा है, फाइनल कौन सा है, इस बात पे ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है। इनिशियल फाइनल को मिलाते हुए लाइन खींचिए, जो लाइन बीच में मिला उसी को हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ आया होगा यहां तक, ठीक है, उसी को हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। यहां पर अब लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट depends on initial and final point, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। आइए अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्लियर है ना सारा एकदम डिफरेंसेस। हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छा से इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक सवाल की तरफ, ठीक है, एक सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन है मेरे पास, ये इसका आपको आंसर देना है। विच, आपको वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचना है इसके बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग depicts the most appropriate relationship between डिस्टेंस को यहां पर हम ना एक काम करते हैं, डी से लिख देते हैं, डिस्टेंस डी, और डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख देते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। चलिए ये चार रिलेशन आपको दे रहे हैं, चारों रिलेशन लिख के दिखाना है कि कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, हमेशा बराबर होता है। और तीसरा ऑप्शन है डिस्टेंस जो होता है वो छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है। और आखिरी ऑप्शन है डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है और बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, सोच के जल्दी से। सही है एकदम, मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहां पर सिर्फ ये नहीं पूछा कि कौन सा सही रिलेशन होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट मतलब सबसे सही कौन सा होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट सबसे सही कौन सा होगा, ये सोच के बताना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका आंसर, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक। इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है, देखिए ध्यान से। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर बोला है पहले डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, यहां पर बनाते हैं। ये एग्जांपल हम लोग लिए थे, इसमें बोले थे कि ये एक पॉइंट है, ये घर है, और ये मान लीजिए स्कूल है, ठीक है। तो ये हम लोग आप देखे थे, मान लीजिए कि ये वाला जो पाथ होगा, ये वाला पाथ, और एक ये पाथ है, मान लीजिए ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2, और ये जो सीधा वाला है इसको मान लेते हैं पाथ नंबर 3। ये 3 पाथ है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो तीसरा पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है, और तीसरा पाथ को हम लोग डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या लिखे हैं, डिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखे हैं पाथ लेंथ। तो ये बीच वाला जो सीधा लकीर है ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसको डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, तो भैया डिस्प्लेसमेंट भी तो दूरी ही है। मतलब कि ये जो है ये जो थर्ड पाथ है, ये थर्ड पार्ट को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये थर्ड पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बराबर, बहुत बढ़िया। लेकिन आप देख सकते हैं अगर ये वाला पाथ है तो इसको आप डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसको आप डिस्टेंस बोल रहे हैं, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। इस ऑप्शन में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये तो गलत है ऑप्शन, ठीक है। इसमें बोल रहा है डिस्टेंस बड़ा, हाँ ये सही है, ये सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। ये वाला देखिए,
इसमें देखिए ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ जो है ये ज्यादा, ये डिस्टेंस बड़ा हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, छोटा। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम लोग कंपेयर करें 1 एंड 2 में, कंपेयर करें 1 एंड 3 में कंपेयर करेंगे, ये थर्ड और सेकंड में, तो हमको ये दिखेगा कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें कौन बड़ा है, ये जो डिस्टेंस है, ये देख रहे हैं, ये डिस्टेंस है ये वाला ना, तो डिस्टेंस बड़ा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मतलब कि डिस्टेंस बड़ा और डिस्प्लेसमेंट छोटा, ये सही तो है, ये सही तो है, लेकिन हमें मतलब कि ये भी तो फिर होता है ना कि बराबर भी दोनों हो सकता है। देखिए ये दोनों आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन डी होगा कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। इसको इनइक्वालिटी का साइन बोलते हैं, मतलब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्लियर है, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा लेक्चर। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, ये सबको डिस्कस करेंगे, और जल्दी आपको ये बता दिया जाएगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स आपको कहां मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय।